जय हिंद साथियों, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, प्रैक्टिस सेट ये आरडब्ल्यूए का तो है नहीं, ये टीडब्ल्यूए का प्रैक्टिस सेट है। हालाँकि वीकली टेस्ट में मैथ का एक टेस्ट है, केवल मैथ का है इसमें और मैंने आरडब्ल्यूए का तो मैंने डाल दिया था, लेकिन ये टीडब्ल्यूए का जो है वो आरडब्ल्यूए के कंपैरिज़न में कहीं थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि ये टेस्ट कराने चाहिए। उनकी अपेक्षा ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और यूज़फुल रहेंगे, ठीक? तो पहला क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, 41वाँ क्वेश्चन है क्योंकि मैथ जो शुरू हो रही है, वो 41वें क्वेश्चन से शुरू हो रही थी। ठीक है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है, ये मैथ के हैं, ठीक है? ये रीज़निंग के क्वेश्चन मैथ में रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी सोचो कि ये मैथ है और ये रीज़निंग का क्वेश्चन कैसे है? क्योंकि मैथ के क्वेश्चन भी रीज़निंग के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में रखे हुए थे, ठीक है? हालाँकि रीज़निंग का भी कराऊँगा तो ज़ाहिर-सी बात है रीज़निंग और मैथ दोनों ही करा रहा हूँ मैं, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल इस तरह से आता है कि इसमें बाएँ से दाएँ हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं यहाँ पर ये इस तरह से, ये संख्या लिखी हुई है बाएँ से दाएँ ये। इसमें ये पूछा जाता है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे नहीं लिखना है कि इनको हटा कर के लिखा जाए, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा इसमें? इसमें सीधी-सीधी बात है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि दाएँ से छठा। दाएँ से छठा मतलब दायाँ ये है इधर। इधर की तरफ से छठा बताना और हमें प्रतीकों को हटा देना है। यानी कि प्रतीक हटा दिए तो हमें प्रतीकों को गिनना ही नहीं है। प्रतीकों को गिनना ही नहीं है तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। भाई प्रतीक कौन से? ये वाले हैं प्रतीक जो ये दाएँ से दूसरा और तीसरा ये प्रतीक है यहाँ पर। छठा पूछा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि हमने प्रतीक हटा दिए। इसमें 2 ही तो चीज़ें दे रखी हैं, 3 चीज़ें दे रखी हैं इसमें। इसमें 2 ही चीज़ें दे रखी है, प्रतीक और संख्या दे रखी है। ठीक है, प्रतीकों को हटा देना तो 9 आ जाएगा इसका, छठा जो है 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विशेष पूर्ण भाषा में ये दिया हुआ है, ठीक है सब। यहाँ पर ई माइनस जी इस तरह से ये एक पंक्ति दी हुई है, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है। तो एल का एम से किस प्रकार संबंधित है? एल एम से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। ई माइनस जी यानी कि इसका अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि ई जो है वो जी का पुत्र है। जी ऊपर आ जाएगा और जी का पुत्र है कौन? ई। ठीक है भाई, ये पुत्र है जी का। अभी जी के बारे में नहीं पता कि जी इसकी माता है या पिता है। जी और क्वेश्चन मार्क का निशान है ये, इसका मतलब है यहाँ पर कि ए बी की पत्नी है, जी एल की पत्नी है। जी जो है वो एल की पत्नी है। अब पता लग गया मुझे, अब पता लग गया कि ये इसकी माता है और ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, ये पिता हो जाएगा तो इसके लिए हम 2 निशान लगाएँगे यहाँ पर ये। अब आगे बोला है कि ये यहाँ पर दिया है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि एल के का पिता है। एल के का पिता है, यानी कि के भी इसी का भाई या बहन होगी कोई, ठीक है? यहाँ पर आ गया के। के बारे में भी नहीं पता कि इसकी बहन है या भाई है। आगे बोला के गुणा एम का मतलब है कि ए बी का भाई है, यानी कि के एम का भाई है। अब पता लग गया ये भाई है किसका? एम का। एम का भाई है, ठीक है भाई? इतनी बात, इसमें और कुछ तो पूछा नहीं है। आगे बोला है कि एल एम से किस प्रकार संबंधित है? एल एम से किस प्रकार संबंधित है? तो एल जो है इसका पिता है एम का। एम का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। समझ में आ गई मेरी बात? एल जो है एम का पिता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें बताना है कि दर्पण रखा हुआ है यहाँ पर और इसमें कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत आसान है, ये अपोजिट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कौन-सा सही हो जाएगा भाई इसका? इसका सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से दिए हुए हैं इसमें, तो ये ठीक हो जाएगा। ये वाला चित्र इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये पासे की फलक दी हुई है, इन पर डी, एक्स, ए, एन, आर, ई अक्षर गुदे हुए हैं इन पर। ठीक है, तो ए के विपरीत प बताना है कि कौन होगा। ए के विपरीत बताएँगे कौन होगा, तो यहाँ पर पहले हम एक कॉमन संख्या ले लेंगे। कॉमन संख्या कौन-सी है? ई है। ई को रखेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा देंगे यहाँ से आर, एन, आर और एन। उसी तरह सेम इसमें भी करेंगे, ये ई है, एक्स डी आ जाएगा यहाँ पर, एक्स डी आ जाएगा। तो किसके? ए के विपरीत पे बताना है। तो यानी कि ये कितनी थी यहाँ पर? 6 थी यहाँ पर ये 6, यानी कि 4 तो ये हो गई एक-दूसरे के, तो ई के अपोजिट कौन है? ई के अपोजिट ए बचेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में ये हालाँकि देखो मैथ का टेस्ट है, लेकिन रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। मैंने बताया कि रीज़निंग के क्वेश्चन इसमें कुछ रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है और इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर। इस जगह पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर WUY इस तरह से लिखा हुआ है ये। अगर मैं देखूँ तो इसमें अंदाज़ा भी लगा सकता हूँ, लेकिन अंदाज़ा लगाऊँगा तो हो सके मुझे समय ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इनके पहले मैं संख्या लिख लूँगा जल्दी-जल्दी यहाँ पर। यानी कि मैं 23 लिखूँगा और 21 लिखूँगा और यहाँ पर ये 25 लिखूँगा। पहले की आगे दूसरे की 11, 9 और 13 आ जाएगी। 25, 25 और 23 आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 13, 11 और यहाँ पर आ जाएगा 15।
इनकी सबकी संख्या है यानी कि कूट आ गए इनके यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखूँ मैं कि यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है इसमें, ये 2 कम हो रहा है और 4 जुड़ रहा है यहाँ पर। इसमें भी 2 कम हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 कम हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 कम हो रहा है, 4 जुड़ रहा है। ठीक है? इस तरह से। तो वही काम इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन हो सके ऑप्शन में ऐसा हो। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से देखते हैं, यह 23 है और ये 11 है। ठीक है भई? 23 है और 11 कितना कम हो रहा है यहाँ पर? इसमें तो नहीं अंदाज़ा लगा पाएँगे। ठीक है भई? तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से भी हो जाएगा इस जगह से। अगर मैं देखूँ 23 से 11 जाएगा तो 12 कम हो रहा है। 11 में से 25 को यानी कि यहाँ से 11 जाएँगे, ये भी 12 कम हो रहा है। 25 में से ये भी 12 कम हो रहा है। ठीक है भई? इस तरह से होगा। अब 13 में से 12 कम होगा, 13 में से 12 कम होगा तो 1 आएगा, यानी कि ए आएगा भई। ए आएगा तो ऑप्शन नंबर केवल मेरा डी में ही ये है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत करने में। और भी कई तरीकों से पहचाना जा सकता है, जो-सा भी हाथ में आ जाए उसी से कर लो। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक विशेष कोड भाषा में पीजीएमएस को 9, 18, 12 और 6 के रूप में लिखा जाता है। भई पीजीएमएस है यहाँ पर, मैं अगर इसके डायरेक्ट मैं इसके लिखूँगा अंक यहाँ पर, कूट लिखूँगा इनके, ये 16 है, इसके अलावा ये 7 है, ये 13 है यहाँ पर और यहाँ पर 19 है ये, ठीक है? उसको किस तरह से कूटबद्ध किया जाता है? 9, 18, 12 और 6 इस तरह से कूटबद्ध किया जाता है। अब मैं यहाँ पर देखूँ, तो इसमें मुझे कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, इनकी अपेक्षा, और मुझे यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा। तो डायरेक्टली इनके क्या करेंगे, इनके अपोजिट लिखेंगे। जो पहली वाली दे रखी थी पीजीएमएस, इनके अपोजिट लिखेंगे यहाँ पर। अपोजिट कैसे लिखेंगे? भई या तो पीजीएमएस इनके अपोजिट याद होनी चाहिए, इधर याद नहीं है, तो सही 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 27 में से अगर 16 जाएगा, तो यहाँ पर 11 बचेगा भई, यानी कि इसका अपोजिट 11 हो जाएगा। 11 किसका है भई? के का है, यानी कि पी का जो अपोजिट है 11 हो जाएगा। इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि हमें अंकों की ज़रूरत होती है, तो भई ये उससे अच्छा फ़ायदा है कि हमें इस तरह से निकल लें। यहाँ पर 20 आ जाएगा भई। यहाँ पर 20 आ जाएगा, ऑपोजिट ही लिखे जा रहे हैं इनके ये। 13 यानी कि 27 में 13 जाएगा 14 बचेगा और 19 जाएगा 8 बचेगा, यानी कि ये जो अंक आएँगे यहाँ पर मतलब ये 11 का हो गया, ये बी टी का हो गया, मतलब ये सॉरी, ये के का हो गया, ये टी का हो गया, ये एन का हो गया और ये एच का हो गया। ये जो है इनके अपोजिट है चारों के, ठीक? यहाँ पर सॉरी, ये 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ रहा है, यानी कि 2-2 जुड़ रहा है सब में ये। कम नहीं हो रहा बल्कि जुड़ रहा है ये। इस सब में 2-2 जुड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसका लिखूँगा, इनका अपोजिट लिखूँगा KAVO, यानी कि या तो मैं इसका देखो KAVO लिखा हुआ है ये, या तो मैं ऐसा करूँगा कि इनके अपोजिट मुझे याद होनी चाहिए, अपोजिट लिख लूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इनके अंक लिख करके 27 में से घटा दूँगा, ठीक है? दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका P हो जाएगा भई, इसका P हो जाएगा, इसका Z हो जाएगा और इसका हो जाएगा V का हो जाएगा, V का E हो जाएगा, V का E हो जाएगा और O का क्या हो जाएगा भई? ओ का हो जाएगा एल, ठीक है? ओ का एल हो जाएगा, तो इसके अपोजिट होते हैं ये, ठीक है? अपोजिट होते हैं या तो डायरेक्ट लिख लेंगे इनको, यहाँ पर इन पे लिखेंगे, पी का आ जाएगा 16 यहाँ पर, इसका आ जाएगा 26, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा यहाँ पर 12। अब इसमें से हमें 2 घटाना है, 2 घटा घटा करके आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो कौन-सा है भई इस तरह का? इस तरह का ऑप्शन डी है, ठीक है? इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक विशेष कोड भाषा में टेडी को 11 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसको 13 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर ये छोटे-छोटे हैं तो कुछ इन्हीं में से निकल रहा है, यहाँ पर ये भी 11 ये भी 13, तो यार ये यानी कि ये इसी में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये 4 है और 11 यानी कि 4 + 7 11 हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 6 है और 6 7 13, यानी कि ये जो जितनी संख्या है उसमें वो 7 जोड़ा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर, सॉरी अक्षर, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर हैं यहाँ पर ये, 7 में को मैं क्या जोड़ूँगा, 7 और जोड़ दूँगा, कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 14 ठीक हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक विशेष कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ये भी ऐसे क्वेश्चन आ गया जैसा पहला या दूसरा क्वेश्चन करा था। तो यहाँ पर इसमें ए से डी का संबंध बताना है, ए का डी से संबंध बताना है यहाँ पर। ए भाग का मतलब है, यहाँ पर हमें देखना है भाग का मतलब है यहाँ पर। एक बार चाहे लिख सकते हैं आपको, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सवाल है। ए भाग करता है ए बी की माता है, यानी कि ए जो है वो बी की माता है यहाँ पर। ए जो है वो माता है किसकी? ए माता है बी की। लिख लेंगे, कोई दिक्कत? ए बी की माता है। आगे बोला बी प्लस सी, मतलब ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, मतलब बी जो है वो सी की बहन है। बी जो है किसकी बहन है? सी की बहन है बी। यानी कि ये बी आ जाएगा, सी का नहीं पता यहाँ पर। आगे बोला सी गुणा डी। सी गुणा डी का मतलब इसमें यह है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब सी जो है वो डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है यहाँ पर। डी का भाई हो जाएगा सी का, यानी कि सी जो है डी का भाई है, डी का नहीं पता। डी माइनस ई का मतलब है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी जो है वो ई का पिता है। डी जो है वो ई का पिता है, ई का।
ठीक है, ये पिता हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। अब बताना है ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से क्या संबंध है भाई? ए का डी से बताना तो ई का तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ए का डी से बताना था यहाँ तक हमें नहीं करना था इसमें। ये भी देख लेंगे एक बार कि अगर ए से डी का पूछा तो सिर्फ जहां तक पूछा वहां तक ही काउंट करेंगे, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो केवल इतना पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें देखूं तो ये जो है ए इन तीनों की ही माता है। ए जो है बी की भी माता है, सी की भी माता है, डी की भी माता है। डी और सी दोनों भाई हैं और बी जो है इन दोनों की बहन है, यानी कि ये इनकी तीनों की माता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कथन दिया हुआ है कि एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान से स्मोकिंग के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि रिसर्च करना चाह रहा है ये 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले इफेक्ट की। अब यहाँ पर पूर्व धारणाएं दी हुई हैं। यहाँ पर पहला दे रखा है, यहाँ पर पहला कहाँ गया? पहली है ये पहली पूर्व धारणा ये है ये जो है असम्पशन है पहला। यहाँ पर दिया है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। यानी अगर वो 5 साल से कम आयु के बच्चों पर रिसर्च करना चाहता है तो इसका मतलब धूम्रपान की वजह से धुएं पर होने वाले प्रभाव के शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। बिल्कुल, भाई जाना जा सकता है तभी वो शोध करना चाह रहा है। ठीक है, तभी वो रिसर्च करना चाह रहा है, तो ये पूर्वधारणा सही हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इसमें यह है कि इस तरह के शोध के लिए एस के पास कौशल और योग्यता है। एक्स के पास कौशल और योग्यता है तभी वो ऐसा करना चाह रहा है। ठीक है, अगर उसके पास कौशल और योग्यता नहीं होती तो इस बारे में सोचता भी नहीं वो। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो है दोनों ही पूर्व धारणाएं जो है वो अंतर्निहित होंगी। दोनों ही पूर्व धारणा अंतर्निहित होंगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अब ये मैथ के सवाल शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर ये इतने सवाल आ गए, 10 सवाल अब तक ये शायद रीजनिंग के थे, इसमें इतने सवाल अब मैथ के शुरू हो गए यहाँ पर। तो इसमें बोला है कि 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों की जो औसत आयु कितनी थी भाई? औसत आयु 19 थी, यानी कि टोटल आयु 19 चौक 76 हो जाएगी। ये कब थी? 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों की, 8 चौक 32, यानी कि अब वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी इनकी भाई? वर्तमान में इसमें हो जाएगी 76 में को 32 और जोड़ना पड़ेगा हमें। क्यों जोड़ना पड़ेगा 32? क्योंकि 8 साल पहले 4 सदस्यों की, यानी कि 4 सदस्य 8-8 साल सभी लेकर के बड़े होंगे। ठीक है भाई, 4 सदस्य तो 8 चौक 32 साल चारों सदस्यों की बड़ी होगी। तो यहाँ पर टोटल उम्र हो जाएगी वर्तमान में। आगे बोला है कि इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। अब जब इसमें क्या हुआ, इसमें एक बच्ची पैदा हुई। बच्चे अभी कितने हो गए? 4 थे, 5 हो गए यहाँ पर ये टोटल। ठीक है, टोटल 5 हो गए और जो 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई, यानी कि 19 थी पहले, अब ये 4 वर्ष अधिक हो गई, यानी कि 23 हो गई अब। अब जो आयु है वो 23 हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी भैया? अब हो जाएगी यहाँ से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो जाएगी टोटल। पहले कितनी थी? पहले थी ये 108। ठीक है, अभी पहले 108 थी, अब 115 हो गई। पूछा है कि बच्ची की आयु कितनी है? बच्ची की आयु कितनी है भाई? 108 थी ये वर्तमान में और उसमें जो है बच्ची के होने के बाद 115 है टोटल। तो इसका मतलब कितनी आयु हो जाएगी उसकी? 7 साल की। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। 7 साल की हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ सेबों को यदि 9 रुपए प्रति सेब की मूल्य के बजाय 12 रुपए प्रति सेब के मूल्य पर बेचा जाए तो उनके विक्रय मूल्य में 870 रुपए का अंतर आता है। ठीक है भाई, तो कुछ सेबों की बात की है। मैं मान लेता हूँ सेब वो जो है पी सेब है अभी हमारे पास। ठीक है, पी सेब है। अब यहाँ पर बोला है कि 9 प्रति सेब के मूल्य के बजाय 12 प्रति सेब के मूल्य पर बेचा जाता है। अगर 9 रुपए प्रति के हिसाब से बेचा जाए तो 9 पी के बिकेंगे भाई वे, और 12 के हिसाब से बेचा जाएगा तो 12 पी के बिकेंगे। ठीक, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा भाई? डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 3 पी का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 870 रुपए का डिफरेंस था, 870 रुपए का। यानी कि पी का जो मान आएगा वो 290 आ जाएगा। 29 या 87 होते हैं भाई, यानी कि जो सेब है वो 290 सेब है इस समय पर। ठीक है, 290 सेब हो जाएंगे। तो बोला है कि यदि सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 हो तो एक सेब का, यानी कि एक सेब की बात की गई है। पहली बात तो चाहे सबका निकाल लो या एक सेब का निकाल लो, बराबरी लाभ या हानि बराबरी आती है। तो यहाँ पर एक सेब का विक्रय मूल्य बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भाई टोटल सेब कितने हैं? 290, और इनका सबका मूल्य कितना है? 2320 रुपए। तो एक सेब का सीपी कितना हो जाएगा भाई? एक सेब का सीपी हो जाएगा उन 2320 को 290 से भाग करूंगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ केवल, यहाँ पर ऐसे ही 232/29 रख लूँगा। ये एक सेब का मूल्य आ गया, सीपी आ गया एक सेब का। तो वह मूल्य बताना जिस पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ के लिए
एसपी क्या होना चाहिए भाई, 25% के पर 5/4 होना चाहिए, ठीक है। 5/4 ही होना चाहिए, 4 से इसको काटूंगा, 4×5 = 20 और 4×8 = 32, 29×2 = 58 आ जाएगा, 2×5 = 10 आ जाएगा। यानी कि एसपी जो होना चाहिए 10 रुपये होना चाहिए, यानी कि एक सेब का मूल्य 10 रुपये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाता है। वे दो संख्या ए है और बी है। ये पहली संख्या में से जब एक घटाया जाता है, यानी कि पहले 4:5 का अनुपात था। जब एक पहली संख्या में से एक घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 3:4 का हो जाता है। अनुपात 3:4 का कब होता है, जब पहली संख्या में से एक घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ पर 3 पंजे 15 आ जाएगा भाई। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर। इनका डिफरेंस कितने का है भाई, इनका डिफरेंस 10 का है। इनका डिफरेंस 10 का है, यानी कि 1 का मान 10 के बराबर है। तो संख्याएँ क्या हो जाएँगी, 40 और 50 हो जाएँगी भाई। वो संख्या 40 और 50 हो जाएँगी अगर 1 का मान 10 है तो। बोला है कि पहली और दूसरी संख्या में 8 और 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो 48 हो जाएगी ये, और इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ना है, दूसरी में 4 जोड़ना है तो 54 हो जाएगी ये। तो पूछा है कि अब यह अनुपात क्या होगा, तो कितने से कट रहा है भाई ये, 6 से कट रहा है, 6 अट्ठे 48 और 6 नम 54, ठीक है। 6 अट्ठे 48 से 6 नम 54, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 8 9 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ये दो रेलगाड़ियां हैं, ये यहाँ है, ठीक है भाई। एक यहाँ पर है, एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, एक रेलगाड़ी यहाँ पर है। ये विपरीत दिशा में आमने सामने की ओर चल रही है। इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की है। समझ में आ गई बात। अब ये आमने सामने चलेंगी तो इनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी भाई, एक सापेक्ष चाल इनकी। इनकी जो स्पीड आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी, और ये सापेक्ष स्पीड आ गई यहाँ पर। आगे बोला है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है, यानी कि इसकी मान लेंगे 360 मीटर है, इसकी 360 मीटर, इसका हमें पता नहीं, इसकी इसकी लंबाई हमें पता नहीं, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई यही सवाल में पूछा है इसमें। तो उनको पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है एक दूसरे को, जो वो पार करती है। तो पार करती है सापेक्ष सापेक्ष चाल से पार करेगी एक दूसरे को। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, दोनों की जो लंबाई है वो हो जाएगी दूरी, केवल उसी दूरी को पार करेंगी ये। तो यहाँ पर इनकी एक की तो 170 मीटर है, दूसरी की हमें पता नहीं, दूसरी की हम 100 रख लेंगे यहाँ पर। और कितने सेकंड में पार कर रही है ये भाई, 21 सेकंड में पार कर रही है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी। सापेक्ष चाल कितनी है, 170 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना है हमें मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 5/18 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। समझ में आ गई बात। किसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, 170, ये करेंगे 170, यानी कि ये तो 360 थी ना यहाँ पर, ये 360 थी यहाँ पे। ये जो थी, इसकी जो दूरी थी पहली वाली की, जो लंबाई थी वो 360 थी, यहाँ पे 360 आएगा, और यहाँ पर 170 आएगा, ठीक है। 170 को गुणा करनी है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है कि अब यहाँ पर x का मान निकालना हमें, यानी कि जो दूसरी की लंबाई है वही हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 85 आ जाएगा। और तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 360 प्लस का x आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7, बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 85 × 5, 80 × 5 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 3 छंग 18, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10 आ जाएगा यहाँ पर। 1080 प्लस का 3x आ जाएगा, और वाला 7 × 5 और गुणा 85 आ जाएगा ये। कुल मिला करके अभी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। यही कैलकुलेशन इसमें है, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 85 की और 35 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, 85 की और 35 की, ठीक है। 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 3 पंजे 15, यानी कि 55 आ जाएगा, 55, और 55 और 2 57 का 7 आ जाएगा, हाथ से लाएंगे 5, 3 अट्ठे 24 और 5 29, तो यानी कि 2975 आ जाएगी इसकी गुणा, 2975। यानी कि मेरे पास 2975 में से 1080 घटेगा, 5 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 895, ठीक है भाई। ये आ जाएगा यहाँ पर 1895, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1895। 1895 को मुझे 3 से भाग करनी है, आंसर आ जाएगा। 1895 को मुझे 3 से भाग करनी है, तो यहाँ पर 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, और फिर बचेगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 631.66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इस तरह से इतनी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। कुल मिला के सवाल में इसमें कैलकुलेशन है। अब आप कहेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते हैं, सापेक्ष चाल वाले करने पड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला सवाल ये है यहाँ पर
कि एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताने कितने हैं? मैं मान लेता हूँ अधिकतम अंक 100 हैं यहाँ पर, ठीक है? जो अधिकतम अंक 100 हैं, उसमें से क्या किया, एक ने तो 25% अंक प्राप्त किए, यानी कि 25 अंक प्राप्त किए और वो क्या हुआ, 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वो 68 अंक कम लेकर आया यहाँ पर, ठीक है? 25 अंक उसने प्राप्त किए और 68 अंक यहाँ पर वो कम लेकर आया है। दूसरी ओर जबकि दूसरा छात्र जो है, ये छात्र ए था, ऐसा मान लेंगे, दूसरा छात्र जो था बी, ये क्या करता है, ये करता है कि 50% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 50 अंक प्राप्त करता है और ये क्या करता है, ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अगर हम देखें इनका डिफरेंस कितना है का है भाई, इनका डिफरेंस है 25 का, इनका डिफरेंस 25 का है, इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है यहाँ पर 110 का है, यहाँ पर 8 और 2 10 4 6, यानी कि 110 का डिफरेंस है यहाँ पर, ये माइनस का है, ये प्लस का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 25 का मान 110 के बराबर है, 25 का मान 110 के बराबर है, तो मुझे 100 का मान चाहिए भाई यहाँ पर, 100 का मान चाहिए, 100 से गुणा कर दूँगा, 25 से भाग करूँगा, यानी कि मुझे कुल मिला के 110 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 440 आ जाएगा इसका आंसर, 440 इसके अधिकतम अंक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ, और इसमें बताया है कि पूछा है कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भाई ये वर्ल्ड है, ये डेवलप्ड नेशंस हैं, ये थर्ड वर्ल्ड है, ये यूएसए है और यहाँ पर ये यूके है, यानी कि हमें इसकी तुलना करनी है। इससे तुलना करनी है तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्या तुलना करनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। तो क्या ये मुद्रास्फीति 1975 से लेकर 1987 तक मुद्रास्फीति को दर्शा रहा है। 1975 से लेकर 1987, यानी कि ये 1975 की है, 1987 की मुद्रास्फीति है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि उसकी जो यूएसए की जो मुद्रास्फीति थी, ये 10.3 थी और केवल कितनी बढ़ी, 12.7 बढ़ी। और अगर इधर देखें तो यहाँ भी यानी काफ़ी बढ़ रही है इधर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा है। विकसित देशों से तुलना करनी है, तो इसने नियंत्रण रखा है कहीं न कहीं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें, एक बार लेकिन देख लेंगे पढ़ कर के। लेकिन ये सबसे बेटर ही लग रहा है यहाँ पर एक बार पढ़ने से ही। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। 16.80 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत बतानी है, कितनी होगी? तो भाई यहाँ पर समषटभुज दिया हुआ है, समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? मैंने बताया था अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है √3 ये होता है इसका किसका? समबाहु त्रिभुज का। मुझे समषटभुज का निकालना, तो कुल मिला के 6 से गुणा कर दूंगा अगर ना याद रहे बच्चों को किसी को, क्योंकि इसमें 6 भुजा होती है तो 6 से गुणा कर देंगे इसमें, बस यही ये जो होता है समषटभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3√3/2 ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 2400 बराबर √3 है यहाँ पर, बराबर 2400√3 इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर। √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है? 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान जो आएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा यहाँ पर 8 दूनी 16, 1600 जो है ए स्क्वायर का मान आ जाएगा भाई यहाँ पर। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान यहाँ पर आ जाएगा 40, ए का मान 40 आ जाएगा। खेत के चारों ओर बाण लगानी है, तो खेत के चारों ओर, यानी कि अगर समचतुर्भुज है तो उसके चारों ओर बाण लगानी है, तो 40 एक भुजा का मान है, तो सभी का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा भाई, यानी कि 240 मीटर की है टोटल इसकी, जो उसका खेत का चारों ओर का एरिया है वो 240 का मीटर का हो जाएगा। तो इस पर बाण लगानी है 240 मीटर पर, कितने, 16.80 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से यहाँ पर रुपये प्रति मीटर की दर से बाण लगानी है यहाँ पर, ठीक है? रुपये प्रति मीटर की दर से, ऐसे मीटर से मीटर कट रहा है, रुपये आ जाएगा, यानी कि 240 की इसकी गुणा करूँगा तो यहाँ पर ये रुपया आ जाएगा मेरा। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, अगर कुछ बच्चों को पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधी-सीधी 168 के 24 की गुणा कर देंगे, आंसर साफ-साफ दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के मुझे 168 की और 24 की गुणा करनी है। 4 अट्टे 32 करूँगा तो 32 यूनिट डिजिट केवल एक इसमें है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई? तो इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? वर्ग के अंदर बनाना है भाई, ये वर्ग हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा। इसके अंदर क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। वृत्त बनाएगा तो इसकी इनको छुएगा वो, यहाँ पर ये वृत्त बन जाएगा भाई। हालाँकि थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। तो यहाँ पर ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसकी जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास भी इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो अंदर वृत्त बना है इसके। तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि होती है 2 पाई आर। व्यास की परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7। 7 से 7 कट जाएगा, 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दी है तो उनका आयतन बताना है। आयतन क्या होता है, एलबीएच होता है भाई। आयतन एलबीएच होता है, सबकी गुणा कर देंगे। 12 गुणा 6 गुणा 50 आ जाएगा यहाँ पर। 6 पंजे 30 और 12 तिया 36। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 3600। ठीक है भाई, 3600 आएगा, 360 आएगा, तो यहाँ पर 3600 आना चाहिए। 12 चंग 72, नहीं 6 पंजे 30, यानी कि ठीक है, यहाँ पर 3600 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है भाई, ये गलत, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं यही तो सोच रहा हूँ कि यार इस तरह से क्यों दिया हुआ है ये। तो इसमें देखो, ये सवाल गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। इसमें ये जो भुजा दी हुई है ना सेंटीमीटर में, ये वाली सेंटीमीटर में दी है, और ये मीटर में दी है। मैं भी तो सोचूं इतना आसान क्वेश्चन क्यों है यहाँ पर। तो इस वजह से ये सवाल गलत हो जाते हैं यहाँ पर कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दी है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा इसका। ठीक है, इसको दोबारा से करते हैं यहाँ पर। ये मीटर में चाहिए मुझे, तो यहाँ पर ये 12 मीटर हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये 12 और ये 6 और ये, इसको मैं मीटर में बदलूँगा तो 50/100 करना पड़ेगा भई ये। 50/100 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूँगा तो। यहाँ पर अब करूँगा मैं इनकी गुणा। अब करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 छ या 5 छंग 30, यानी कि 3600 ऊपर आएगा। 3600 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा, यानी कि अब आएगा इसका 36 मीटर। 36 मीटर के साथ 3 आ जाएगा क्यूबिक मीटर, तो ये इसका आंसर होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है। यानी कि उसके 2 हिस्से जो हैं, एक एक तो ये है और एक बी है यहाँ पर। अगर यहाँ पे देखो कि उसका 1/5वाँ भाग क्या था भाई? 1 बटे पहले भाग का 1/8, यानी कि पहले भाग का 1/8 का हिस्सा क्या था, 5 था। यहाँ पर 5 यूनिट था। और इस वाले का क्या था भाई? ये कितना था, दूसरे भाग के 1/5वें भाग का हिस्सा क्या था भाई? 4 था यहाँ पर। तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि ये भी एक हमारा अभी रेशियो है यहाँ पर। 5 चौक 20, ये 20 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के रेशियो ये वाला होना चाहिए था। ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए था? 2:1 का होना चाहिए था कुल मिलाकर के। ठीक है भाई, यहाँ पर बोला कि दोनों भाग क्रम से क्या होंगे? 564, यानी कि 2 और 3 का मान कितना है? 3 का मान यहाँ पर है 564। 3 का मान 564 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 ही कम 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 1 का मान यहाँ पर 188 है। यानी कि बी का मान तो 188 हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा? 2 से गुणा कर देंगे 188 में, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, दोनों एक जैसे ओपन दे रखे हैं, तो इसमें भी देखना होगा हमें। तो हमारा कौन सा सही होगा, एकदम से नहीं मार देना है यहाँ पर। यानी कि दूसरा जो होगा वो 188 होगा, बी का मान जो है 188 होगा, पहले का मान जो है 376 होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। अगला क्वेश्चन इसी में कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1 से 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। ये 1 से 200 तक की बात की गई है भाई, 1 से 200 तक। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक देखेंगे कि 5 के गुणज कितने हैं। 5 के गुणज कितने हो जाएंगे? 200/5, यानी कि 40 हो जाएंगे टोटल। 5 के गुणज 40 हैं, और इस 40 में वे भी हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 20 हो गया। ठीक है, जैसे 20 हो गया, 40 हो गया, इस तरह से ये वो भी हैं, 4 के गुणज भी इसमें शामिल है इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 के गुणज नहीं चाहिए। 4 के गुणज नहीं चाहिए, तो हम ऐसे देख लेंगे 4 के और 5 के गुणज कितने हैं भाई टोटल, 1 से लेकर 200 तक। 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये, यानी कि 20, 40, 60, 60 होगा क्या भाई? तो यहाँ पर 60 हो जाएगा एक, यानी कि 20 भी जुड़ेगा यहाँ पर, 60, 80 हो जाएगा। इसके अलावा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 120, 120 के यानी कि 20 भी जुड़ता जा रहा है उसमें, यही होंगे। ठीक है, 160 हो जाएगा, 180 और 200, 200 तक के पूछा था, 200 में शामिल करना है। तो कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं ये हो रहे हैं भाई यहाँ पर टोटल 10, यानी कि 10 ऐसे गुणज हैं जो 4 के भी हैं, 5 के, यानी कि 4 के गुणज भी हैं। तो हमें 4 के गुणज शामिल नहीं करने, तो ये 10 हैं ऐसे, और टोटल कितने हैं? ये 40 हैं जो 5 के गुणज हैं। तो 40 में से 10 जाएगा, 30 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो गए थे, 61वां क्वेश्चन ये है यहाँ पर। ठीक है भाई, 61वां क्वेश्चन यहाँ पर ये आ चुका है। तो 61वें क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ, सी का मान बताना, इसको सोल्व करना है कुल मिला करके।
देखो दोनों को साथ सोल्व नहीं करना होता है, ठीक है? मैंने बता रखा है अपने प्रैक्टिस सेट में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें एक सोल्व करना होता है और दोनों को नहीं सोल्व करना है, दोनों को सोल्व करके समय नहीं खराब करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो उधर भी प्लस चला जाएगा, मतलब माइनस चला जाएगा उधर। यहाँ पर केवल हम एक को सोल्व कर लेंगे, एक को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा भाई, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैंने बता रखा कि इस तरह से बन जाए कोई 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर 2 चाहिए ही चाहिए मुझे, कहीं से भी चाहिए, 2 चाहिए मुझे, तभी मैं इसका एक होल स्क्वायर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 बनाने के लिए इसमें पूरे से 2 गुणा कर दूँ, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूँगा। तो मेरे पास अब ये जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में 4 आ जाएगा यहाँ पर। इतना मैं कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत? इतना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब यहाँ से 4 प्लस 2 रूट 3 है, तो ये किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है भाई? यहाँ पर बन रहा है ये रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। क्योंकि इसको मैं खोलूँगा तो 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 ये बनेगा, ठीक है भाई? यही तो बन रहा है जो यहाँ पर बन रहा है, 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3। तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान है जो रखा हुआ है यहाँ पर ये, ठीक? इतनी बात समझ गए यहाँ पर? और ये जो है ये 2 का मान आ जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा ऊपर वाले से। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा मेरे पास रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पर रूट इस पर रह जाएगा, ये यहाँ पर रूट रह जाएगा और नीचे आ जाएगा केवल 2। नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस 1 बटे 2, इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि इसका रूट खत्म कर दूंगा इससे मैं। तो मैंने उसको सोल्व करने के लिए क्यों नहीं कहा था कि इतना बेकार फालतू लिखना पड़ता वो, तो हम जैसे इस तरह से आया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का रूट माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई? यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो इतना ही तो आएगा, बस इतना ही तो अंतर था। यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 है, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा ऐसे ही, इसको खोल देंगे यहाँ पर रूट 3 और प्लस का 1 माइनस का रूट 3 और प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का प्लस में बन जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 बटे 2 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को करते हैं, इसमें समय नहीं खराब करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी में ही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी इसी में क्वेश्चन दे रखा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के 28 गुने के बराबर है, यानी कि एलसीएम है भाई और एचसीएफ है। एलसीएम है और एचसीएफ है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ का 28 गुने के बराबर है एलसीएम, यानी कि एलसीएम 28 हो जाएगा और एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ 5 दे रखा है, यानी कि 1 का मान अगर 5 है तो 28 का मान कितना हो जाएगा भाई? 28 का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 140 एलसीएम हो जाएगा और 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? आगे बोला है कि उनका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, क्या होगा? दोनों का अंतर 15 है, मैं मान लेता हूँ 2 संख्याएं 5 ए और 5 बी हो जाएंगी भाई। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 15 है, तो यहाँ पर ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ए माइनस बी का मान 3 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? दोनों संख्या का योगफल चाहिए। तो एक चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी माइनस का 4 ए बी के बराबर, ठीक है? माइनस के 4 ए बी के बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर, ठीक है? इसको अगर हम खोलेंगे तो ये बराबर आएंगे दोनों, इसको खोलेंगे इसको खोलेंगे बराबर ही आता है यहाँ पर, ठीक है? जिसने मैथ पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत तो उसको ये चीज़ पता लगी होगी। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर दे रखा 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर, और ए प्लस बी का मुझे चाहिए था, केवल ए प्लस बी का वर्ग चाहिए था यहाँ पर, और माइनस का 4 यानी कि 4 ए बी का मान कितना है भाई? ए बी का मान है यहाँ पर 28, ठीक है? ये ए बी का मान 28 है यहाँ पर, यानी कि 4 अट्टे 32 का 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 आ जाएगा, 112 इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि 121 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का मान जो आएगा, ए प्लस बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है? ए प्लस बी का मान 11 आ जाएगा भाई, यहाँ से ए प्लस बी का मान 11 आ गया, तो पूछा है संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सोल्व करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 4/9 लिखेंगे भाई, 4/9 लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का ये भाग का निशान है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो इसको गुणा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे, गुणा बना देंगे। गुणा कैसे बनाएंगे? 2 तिया 6 और 5 एकम 5, यानी कि 1/10 आएगा यहाँ पर, ये 1/10 आएगा भाई। लेकिन हम इसको जब हमने यहाँ गुणा बना दिया तो इसको पलट के लिखेंगे, यानी कि 10 ऊपर लिखेंगे और 1 नीचे लिखेंगे। समझ में आ गई बात? गुणा 9/25 इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी, ठीक है? यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को। यहाँ पर अगर ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले हम भाग से पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5/4 बचेगा, 5/4 बचेगा, यानी कि इस तरह से बचेगा 2/3, और यहाँ पर ये भाग बचेगा 5/4, 5/4 बचेगा। जब उसको गुणा बनाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पर अंदर बचेगा 2/3 और इसकी गुणा बचेगी 4/5।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे दे रखा प्लस यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करनी है, गुणा करनी होगी। यहाँ पर 5 चौक 20 और 21/4 तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। इसके बाद यहाँ पर मुझे इसकी जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर ये 3 एकम 3 और 4 सत्ते 28, यानी कि गुणा करूँगा इसकी तो 4 सत्ते 28, 28 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर गुणा है 3/35 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या भाई? इतना कर लेंगे इसको। अब क्या करेंगे इसमें भाई, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? यहाँ से देखो 9 से 9 कट रहा है भाई, ये 9 से 9 कट रहा है और यहाँ से 5 से भी कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8/5 आ जाएगा भाई। फिर 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, दो यहाँ से इसको काटूंगा, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 8/5 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा, 2 चौक 8/15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? 3 से 3 कट रहा है, देखो भाई 3 से 3 कट रहा है, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, 4 से 4 कट जाएगा भाई। ठीक है, 4 से 4 ये कट जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बचेगा? 21 गुणा 3, 21 गुणा 3, 4 से ये कितना कट गया यहाँ पर? देखो उसमें काटता हूँ यहाँ पर, ये कट जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 तो ये कट गया ये। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पर बचेगा 4 से काटूँगा 7 से काटूँगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 से 4 भी कट गया ये। तो मेरे पास क्या बचा? 21/5 बचा मेरे पास केवल। ठीक है, 21/5 बटा मेरे 5 बचा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा 8/5 दे रखा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 15 एलसीएम ले लूँगा सबका मैं यहाँ पर, 15 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 तिया 15, 8 तिया 24 आ जाएगा ये। 15 यहाँ पर तो ऐसे ही रख लेंगे इसको 8 को, 5 तिया 15, 21 तिया 63 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है भाई, 21 तिया 63 आ जाएगा। 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 24 में से 8 जाएगा, 16 बचेगा। 16 और 63 कितने हो जाएंगे? 16 और 63 हो जाएंगे 79। 79/15 आ जाएगा भाई, 79 15। ठीक है, आंसर तो सेम सा ही आ रहा है यहाँ पर। इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 तिया 15 पंजे 75 आ जाएगा और बचेंगे 4 ऊपर और नीचे आएगा 15, यानी कि ये आ जाएगा 5 सही 4/15। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। कर लेंगे भाई इस तरह से, कोई दिक्कत है? अगला सवाल इसमें ही है। अगला सवाल ये दे रखा है यहाँ पर। अगला सवाल इसमें बोला है कि 18 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है। सातवीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 8वीं संख्याओं का औसत बताना है, कितना होगा? देखो मैंने कहा था कि डेविएशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं इसमें। देखो मैं दोनों तरीके से बता दूं यहाँ पर। पहले देखो मैं डेविएशन से बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया है कि 18 संख्याओं का औसत 42 है। यहाँ पर 18 संख्याएं हैं, इनका औसत 42 है। इसके बाद अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है यहाँ पर। इसके अलावा पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है। ये पहली 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 44 है। तो बोला है कि 7वीं संख्या, यानी कि 3 संख्याएँ और बच रही हैं अभी। तो कुल मिलाकर के मैं ये मान सकता हूँ, इनको मैं 3 ही संख्याएँ मान लूँ भई एक बार इनको मैं 3 ही संख्याएँ मान लेता हूँ। 3 ही संख्याएँ मान लूँ और उनका औसत मैं 42 मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 संख्याएँ, उनका औसत जो है 42 है। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। ये जो है 42 से कितना कम है भई? 42 से 2 कम है, माइनस का 2 आ जाएगा। 10 दूनी 20, टोटल जो डेविएशन आएगा -20 का आएगा। ये कितना? 2 अधिक है भई 42 से, तो यहाँ पर 2 अधिक है यहाँ पर, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस के 10 का डेविएशन आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आएगा। ठीक है, माइनस का 10 आएगा। हमने औसत कितना माना था? 3 संख्याओं का 42 औसत माना था, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 हो जाएगा। यानी कि ये 10 जो है इसमें आकर के जुड़ेगा, 126 प्लस 10 यानी कि 136 हो जाएगा। इसका मतलब वो 3 संख्याओं जो हैं, 3 संख्याओं का योग जो है वो 136 है। तो ये होता है डेविएशन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डेविएशन यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता होगा ये, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी तरीका अपना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 7वीं, छठी और यानी कि ये संख्या दे रखी है यहाँ पर, सभी का योग 136 है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार को, ए बी सी और संख्या मान लूँगा तीनों भाई। ये छठी है, छठी 7वीं और 8वीं है यहाँ पर। बोला है कि 7वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या को मैं मान लेता हूँ, छठी संख्या x है, तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 7वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, यानी कि 7वीं हो जाएगी x माइनस का 6 हो जाएगी और 8वीं संख्या से 7 कम है। जो 7वीं संख्या है, तो 8वीं संख्या से कितनी कम हो जाएगी? यानी कि 7 कम हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं इसको इस तरह से ना मान करके मैं एक चीज़ ये मानता हूँ यहाँ पर, मैं ये मानता हूँ कि 7वीं संख्या जो है वो है x। 7वीं संख्या अगर x है,
तो छठी संख्या से 6 कम है, तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी भाई? छठी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए x प्लस 6, तभी ये 6 कम हो रहा है इससे। और 8वीं संख्या से 7 कम है। 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 8वीं संख्या x प्लस 7 होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना है? 136 है, यानी कि 3x बराबर कितना है? 3x बराबर 7 6 13, इसमें से घट जाएगा, यानी कि 123 बचेगा यहाँ पर। यानी कि x का मान जो आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 आएगा यहाँ पर। यानी कि जो 7वीं संख्या है वो 41 है। सवाल में क्या पूछा है? छठी और 8वीं संख्या का औसत बताना, यानी कि इसका और इसका औसत बताना है यहाँ पर। यानी कि ये हो जाएगा 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 और प्लस कितना जुड़ेगा? 7 6 13, 13 जुड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 95। इसका औसत बताना है, 3 संख्याएँ हैं, 3 से मैं इसको काटूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 का औसत बताना है, क्योंकि 2 संख्याएँ हैं ना, 2 संख्या मुझे यहाँ पर जो 2 का योग आ गया ये, तो मुझे 2 संख्याओं का योग बताना है, 8वीं का और छठी का। तो 2 से काटूँगा तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 47.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत? ये होता है डेविएशन। डेविएशन इस तरह से करते हैं, और वैसे अगर करना चाहें शॉर्टली, यानी कि डायरेक्ट इसको करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 18 संख्याएँ हैं, इनका औसत जो है 42 है। इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 72 और 3 75, 756 हो जाएगा भाई। अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है? अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है। तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा टोटल, 400 हो जाएगा। और बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 44 है, 5 का औसत जो है वो 44 है, तो कितना हो जाएगा टोटल का? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी कि 620 घटाना है मुझे इसमें से, 756 में से अगर मैं 620 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा 136। तो कुल मिलाकर के उन जो बाकी 3 संख्याएँ हैं उनका योग जो है 136 है। 3 संख्याएँ जो हैं वो, उनका जो योग है 136 है। तो डेविएशन से उसमें इतना फ़र्क है, देखो बस। कोई ज़्यादा समय लगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर अब क्या होगा, और हालाँकि अगर जो पॉइंट वाले होते हैं तो उसका तरीका भी मेरे पास है, बिना डेविएशन के उसको भी मैं आसानी से कर सकता हूँ, जो पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है? उसमें सोच रहे होगे कि उसमें पॉइंट वाले में ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो उसका भी तरीका है मेरे पास। तो यहाँ पर 7वीं, यहाँ पर सेम वही बात करनी है फिर से, ठीक है? वही काम कर लेंगे तो इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 25 पैसे, 50 पैसे और ₹2 और ₹5 के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात ये है। यहाँ पर 25 पैसे हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और यहाँ पर ₹2 और ₹5 के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात क्या है यहाँ पर? 5, 4, 3 और 1 इस अनुपात में है यहाँ पर। तो यहाँ पर ₹285 दिए हुए हैं, इसको हम रुपए बना लेंगे। यहाँ पर रुपए बनाएँगे तो कैसे करेंगे? 25 पैसे हैं, 5 सिक्के हैं, तो यानी कि 5/4 आ जाएगा भई, 5/4 रुपए आ जाएँगे, यानी कि ₹2 हो जाएँगे ये, ₹6 हो जाएँगे, ये ₹5 हो जाएगी। कैसे हो जाएँगे अभी ₹5 ये? 25 पैसे हैं यहाँ पर, 25 पैसे को मैं रुपए में बदलूँगा तो 25/100 करूँगा भाई, 25/1/4 आएगा, 5 से गुणा करूँगा तो 5/4 आएगा। टोटल का मान कितना दे रखा है? 285 दे रखा है टोटल का मान यहाँ पर। टोटल का मान 285। इसको जोड़ता हूँ, 6 2 8 5 13, 13 चौका 52 5 57, 57/4 का मान कितना दे रखा है? 285 दे रखा है। 57 से इसको काटूँगा 5 बार जाएगा, यानी कि 5 चौक 20। 1 का मान जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। 1 का मान अगर 20 आ गया है, मुझे 25 पैसे और रुपए 5 के सिक्कों की संख्या का अंतर बताना है। तो ये 5 है, ये 25 पैसे के हैं और ये ₹1 के हैं। इनके बीच में 4 का अंतर है, 4 से गुणा कर दूँगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? मान लेंगे मूल भिन्न x/y है यहाँ पर, ठीक है भई। इसमें क्या किया जाता है? 15% की वृद्धि की जाती है, 115 कर दिया जाता है इसको। इसमें 20% की कमी की जाती है, इसको 80 कर दिया जाता है। बराबर भिन्न कितनी हो जाती है? 17/65 हो जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर x/y का मान निकल जाएगा, यानी कि 80 की गुणा इधर हो जाएगी और बटे में आ जाएगा 115 यहाँ पर। इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ पर ये इतना करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इससे काटता हूँ, यहाँ से 5 बार कट जाएगा, 13 से, यानी कि इसको काटूँगा मैं यहाँ से 5 से काटूँगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 30, 16 बार कट जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के अब उसमें कुछ गुणा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं कट रहा है, कुल मिला के इनकी गुणा करनी पड़ेगी। इसमें देख लेंगे नीचे वाले, ऊपर वाले सम, ये यानी कि मैं ऊपर वाले की गुणा करके देख लूँगा, क्योंकि ऊपर वाले सभी अलग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 छक्का 102 का आ जाएगा यहाँ पर 2, 17 एकम 17, 17 10 27 आ जाएगा, 272 ऊपर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। रखा है अगला क्वेश्चन इसी में कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। यानी कि यहाँ हानि का और लाभ का जो डिफरेंस है वो यही दे रखा है यहाँ पर ये, यानी कि 15% की हानि, 15% की हानि और 9% का लाभ जो है, इसके बीच में जो अंतर है वो ₹30.60 का है। मैंने माना कि ₹100 जो है वो सीपी है,
ठीक है, 100 रुपये सीपी है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई? यहाँ पर डिफरेंस है 24 का। 24 का डिफरेंस किसके बराबर? 30.60 रुपये के बराबर है। 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 100 का मान हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 100/24, यानी कि ये मेरा सीपी निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरा यहाँ पर सीपी निकल के आ चुका है। सीपी निकल के आ गया है। मुझे क्या चाहिए? मुझे 10% के लाभ पर बेचने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि मुझे एसपी चाहिए बस। तो कैसे निकालेंगे भाई? 2 सीपर से ये पॉइंट कट जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 3060/24 बचेगा यहाँ पर। ये 24 बचेगा और गुणा करूंगा हम किससे? 11/10 से। 11/10 से, क्योंकि 10% का लाभ चाहिए मुझे। इतना कर लें, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 6 से काटूंगा यहाँ पर, 6 पंजे 30 और 6 कम 6 आ जाएगा और 6 चौक 24। 11 कम 11 आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 1 56 आ जाएगा। अब इसको मैं 4 से काटता हूँ, 4 कम 4 आ जाएगा, बचेगा एक, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 बचेगा, यानी कि पूरा कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? 0 बढ़ा करके एक पॉइंट बढ़ाऊंगा और सी पर बढ़ा दूंगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 140.25 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि एक सब्जी बेचने वाले ने 120 रुपये में 10 दर्जन 120 रुपये में, इसके अलावा 5 दर्जन 50 रुपये में, इसके अलावा 30 रुपये में 5 दर्जन और 5 दर्जन और 30 रुपये में खरीदे। 5 दर्जन 30 रुपये में खरीदे। ठीक है, इतना वो खरीद के लेकर आया। उसके बाद क्या किया उसने? 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से सभी आलू को बेच दिया यहाँ पर। टोटल कितने खरीदे उसने? 20 दर्जन खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? ये खरीदे उन्होंने टोटल 200 रुपये में। 20 दर्जन का मूल्य 200 रुपये है। एक दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? एक दर्जन का मूल्य हो जाएगा 10 रुपये। एक दर्जन का मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। 9 दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया उसने। उस हिसाब से आलू को बेच दिया उसने। कुल मिलाकर कितनी छूट दी यहाँ पर? एक दर्जन का मूल्य 10 रुपये है और उसने बेचा, यानी कि ये क्या है? सीपी है यहाँ पर। एक दर्जन के सीपी का मूल्य 10 रुपये है। एक दर्जन के एसपी का मूल्य कितना लिया है भाई इसने? 9 रुपये। ठीक है, ना छूट कितनी दी है? 1 रुपये की दी है 10 रुपये पर। गुणा आ जाएगा 100, यानी कि 10% की छूट दिया। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 25/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? n-1 बराबर RT/100। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला नहीं है, इसी का एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर। और दोगुनी का मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा भाई। 2 यहाँ पर रखो, 1 आ जाएगा। आर मुझे चाहिए यहाँ पर, टी का मान कितना है? 25/3 है और बटे आ जाएगा 100। 25 चौक का 100, 3 चौक 12। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 12%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगला सवाल भी इसी में ही है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, तो वह धनराशि बतानी है कितनी है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मान करके, इस तरह से 109 करके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारा यही होता है इसका करने का कि यहाँ पर हम धनराशि मान लेंगे 10,000। वो धनराशि 10,000 मान लेंगे, क्योंकि 9/100 है ना, कि यहाँ से तो कुछ कर नहीं रहा, तो 9 की फ्रैक्शन जो 9/10 है, तो 10 को मैंने 2 साल का चाहिए, तो 10 का मैंने 100 का वर्क कर दिया यहाँ पर। ये मेरी धनराशि आ गई यहाँ पर। मुझे चाहिए 2 साल का। 9/10 करूँगा यहाँ पर। पहले साल के लिए 100 करूँगा यहाँ पर। पहले साल के लिए 2 साल, 2 सिफर काट दूँ, 900 आ जाएगा। 900 गुणा 2 करूँगा, 2:1 के रेशियो में बाँटना होता है इसको। 9 दूनी 1800 हो जाएगा भाई यहाँ पर। ये फिर से एक बार 100 की इसमें गुणा करूँगा, 9 में 81 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा इस वाले 1 से कर दूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। तो मेरे पास जो ब्याज आएगा वो 1881 रुपये का ब्याज आ जाएगा। 1881 रुपये का ब्याज कितना है? 3762 रुपये का, यानी कि 1881 का मान जो है किसके बराबर है? 3762 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 के मान, ये 2 के बराबर। 10,000 का मान मुझे निकालना, 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, बी 9,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। भाई बी आरंभ करता है 9,000 की पूंजी से, 9,000 90,000 की पूंजी से। 4 भाग के पश्चात जो है डी भी शामिल हो जाता है, यानी कि ये इसने रुपए लगाए, यहाँ पर इनका समय रहेगा। डी इसमें शामिल हो गया 4 माह के पश्चात, यानी कि ये तो 12 महीने तक लगा रहा था साल के अंत में, और ये 4 माह के बाद लगा कितने रुपए लेकर के? 8,000 रुपये लेकर के। और ये कितने माह तक लगा रहा? 4 माह के बाद आया, तो ये 8 महीने तक इसने अपने रुपए लगाए। ये बात समझ में आ गई भाई? तो यहाँ पर कितना किस किस बोला है कि अंत में वह किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पर इनका रेशियो निकाल देंगे भाई। ये 3 सिफर तो कट जाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है, ये 80,000 है क्या? 80,000 है यहाँ पर, तो चारों के चारों कटेंगे भाई ये। तो 12 नंबर 108 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 64 आ जाएगा।
यही रेशियो होगा, लेकिन इसको हमें कम करना होगा, यहाँ से भी डायरेक्टली कम कर सकते थे। यहाँ से भी कर लेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 4 एकम 4, 4 छंग 24 आ जाएगा। ठीक है, 27 16 के अनुपात में बटेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए बी और सी एक कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। इसके बाद प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर इनका मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ क्या भाई? टोटल काम यहाँ पर 60 मान लूंगा, 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं तो ए इस कार्य यानी कि ए की मदद करते हैं यहाँ पर, ये प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी अकेला करेगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीसरे दिन इसके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। ये सवाल में बोला है। तो कुल मिलाकर के 3 दिन में कितना काम हो गया? ए की एफिशिएंसी 6 है, 6 यहाँ पर हो गया और तीनों में कितनी? 6 3 9 2 11। ठीक है, 11 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि 6 6 12 और 1 11 यानी कि 23 काम होता है 3 दिन में। 23 काम होता है 3 दिन में। 60 काम मुझे करना है। 60 काम कितने दिनों में होगा? 23 दूनी 46 करूंगा भाई। ठीक है, 23 तिया 69 ज्यादा हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 करूंगा, यानी कि 46 काम हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, 46 काम हो जाएगा 6 दिन में। काम कितना बच रहा है अभी? अभी काम बच रहा है 14। अभी 14 काम बच रहा है। इस 14 को काम करने के लिए फिर ए आएगा यहाँ पर, यानी कि 8 दिन में। अगले दिन आ जाएगा यहाँ पर 6 दिन में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 52 काम हो जाएगा 8 दिन में। उसके बाद फिर से ए अगले दिन भी यही काम करेगा, यानी कि 58 दिन में। 58 काम हो जाएगा 8 दिन में। 8 दिन में 58 काम हो जाएगा। काम कितना बच रहा है? 2, यानी कि 8 दिन में तो टोटल यहाँ पर कितना काम हो गया? 58। अभी काम बच रहा है कितना है? काम बच रहा है 2। उस काम को कौन करेंगे? तीनों करेंगे। तीसरे तीसरे दिन जो है इनका नंबर है 6 3 9 2 11 की एफिशिएंसी से करेंगे बाकी के काम को। 8 सही 2/11 इसका आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? 8 सही 2/11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल ये है, यहाँ पर पाइप ए और बी एक टंकी को 16-24 घंटे में भर सकते हैं। ये पाइप ए है, ये बी है। ये इसको भरता है 16 में, ये भरता है 24 घंटे में। इसके अलावा एक पाइप सी है, उसे भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है, 40 घंटे में खाली कर देता है यहाँ से। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम यहाँ पर 120 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं अगर 40 यहाँ पर रख दूंगा तो 16 से कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा। 2 रख देता हूँ यहाँ पर, 2 8 16 कट जाएगा और यहाँ पर 24 से नहीं कटेगा, यानी कि मुझे 3 रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 6 3 दूनी 6 6 चौक 24 240 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है भाई, 240 इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर। 240 एलसीएम आएगा, 16 से काटूंगा, 16 कम 16 और ये कटेगा यहाँ पर 16 पंजे 80 15 बार, ये 10 बार और ये 6 बार कटेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। अब यहाँ पर बोला है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 10 घंटे तक तीनों को एक साथ खोला गया है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम करेंगे भई ये? 10 5 15 यानी कि 25 टंकी 25 लीटर यानी कि 25 यूनिट भरेंगे एक साथ और 6 यूनिट खाली होगा, यानी कि 1 घंटे में केवल 19 यूनिट भरा जा रहा है भाई। 1 घंटे में 19 यूनिट भरा जा रहा है। 10 घंटे में कितना यूनिट भरा जाएगा? 190 यूनिट भर देंगे ये। 190 यूनिट भर देंगे 10 घंटे में। अभी कितना बच रहा? 50 बच रहा है अभी। अभी केवल 50 बच रहा है। अब सी को बंद कर दिया जाता है। अब सी को बंद कर दिया तो ये दोनों भरेंगे 15 और 10 25 की एफिशिएंसी से भरेंगे भाई। 25 की तो 25 दूनी 50, 2 घंटे में भर जाएगा। टंकी को शेष भाग कितने भरेगा? 2 घंटे में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2 घंटे में। कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट तक चली, यानी कि इसमें औसत चाल चाहिए। औसत चाल के लिए क्या चाहिए? औसत चाल के लिए क्या करते हैं भाई? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम चाहिए होता है। तो टोटल एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट तक चली, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चली है? 40 मिनट तक चली है। 40 बटे 60 कितने घंटे चली है वो? 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि 30 किलोमीटर चली है। पहली पहली स्थिति में वो 30 किलोमीटर चली है और 40 मिनट तक चली है। ठीक है, 40 मिनट 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 तक चली है, यानी कि 2/3 घंटे चली है वो। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बोला है कि 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट तक चली,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और कितने 45 मिनट तक चली है वो, 45 मिनट तक चली। इसको कर लेंगे, 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर चली है वो, 45 किलोमीटर चल गई। और डिस्टेंस ये है यहाँ पर, वो सॉरी टाइम ये है यहाँ पर। आगे बोला फिर 50 किमी 3/2 घंटे तक चली, यानी कि 50 किमी चली है वो 3/2 घंटे तक, 3/2 घंटे तक चली है भाई। 25 या 75, यानी कि 75 किलोमीटर चली है, 75 किलोमीटर चली है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई इसकी, 30, 45 और 75 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर, 120, 150 हो जाएंगे। टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 150 की होगी, 150 की होगी। टोटल टाइम कितना हो गया, 2/3 तो यहाँ पर लगा था उसको, 2/3 और यहाँ पर लगा था 15 तिया 45 और 15 चौका 60 यहाँ पर लगा था, 15 तिया 45 और 15 चौका 60 यहाँ लगा था, और इसके अलावा 3/2 यहाँ पर लगा था। ये टोटल टाइम यहाँ पर लगा था। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12, इनका एलसीएम आएगा यहाँ पर, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छंग 12, 6 तिया 18, यानी कि 35 आ जाएगा यहाँ पर, 35/12 आ जाएगा, 35/12 आ जाएगा, 12 ऊपर पहुंच जाएगा। यही मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में ये मेरी औसत चाल आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। 5 से काट दूंगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा यहाँ पर, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 360 को मुझे 7 से भाग करना है, 7 पंजे 35 आ जाएगा भाई। बचेंगे यहाँ पर 1, 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पर, बचेंगे 3, 7 चौक 28 आ जाएगा, 51.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है। ये यहाँ से पी से क्यू तक चलती है एक समान चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी। दूसरी ट्रेन उसी समय क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, इसकी इसकी चाल नहीं दे रखी है, तो क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। पी और क्यू के बीच की दूरी 275 है। इसके बीच, यानी कि इस तरह का सवाल एक आ चुका है, ठीक है भाई, इस तरह का एक सवाल आ चुका है, मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गया कहीं। तो यहाँ पर 275 हो गया है, 275 किलोमीटर की दूरी है इनकी, और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है ये, यानी कि इनकी सापेक्ष चाल कितनी होनी चाहिए, 275/2.5 घंटे में मिलती है, यानी कि 5/2 होना चाहिए, यानी कि 2 पर पहुंच जाएगा यहाँ पर। इनकी सापेक्ष चाल होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो मिलती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल तो ये हो जाएगी भाई, 275 किलोमीटर की दूरी को वो जिस समय में मिल रही है वो उससे अगर हम भाग करेंगे तो वो सापेक्ष चाल ही तो आएगी। और सापेक्ष चाल है कितनी इनकी, सापेक्ष चाल जब आमने सामने आ रही है तो 60 प्लस x हो जाएगा यहाँ पर। इसकी मैं चाल x मार लूंगा इसकी यहाँ पर, ठीक है। इसको काटूंगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, और फिर से 5 पंजे 25 आ जाएगा, और गुणा 2 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 60 प्लस का x, यानी कि आ जाएगा 55 दूनी 110, यानी कि 60 को घटाऊंगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रखा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की आएगी दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक नाव, ये क्वेश्चन है, एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा की विरुद्ध दिशा में 2 घंटे में तय करती है। यहाँ पर ds लिखेंगे, यूएस लिखेंगे, और यहाँ पर टाइम लिखेंगे। यहाँ पर क्या करती है वो, 7.2 किलोमीटर की दूरी, 7.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 7.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 72/10 लिख सकता हूँ, 36/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मैं 36/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। 72 2.7 को 7.2 को मैं 36/5 लिख सकता हूँ, ये धारा की दिशा में। और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। 3.2 को क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/10, 16/5, ठीक है। इसको मैं 16/5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर, 16/5। और आगे बोला है कि यहाँ पर ये 2 घंटे में तय करती है, ये 2 घंटे में तय करती है। 5 दोनों में यहाँ पर आ रहा, 5 को हटाने के लिए मैं यहाँ पर 2 में गुणा कर दूंगा 5 की, तो मेरे पास यहाँ पर केवल ये रह जाएगा कि भाई, केवल ये रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये 16 है यहाँ पर, ठीक है, ये 16 है यहाँ पर। इतना तो मैं कर सकता हूँ, वही काम मुझे दूसरी में करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कि 1.5 किमी की दूरी धारा की दिशा में, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ भाई 1.5 को, ठीक। और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध दिशा में, यानी कि 0.6 को क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और ये 24 मिनट में, 24 मिनट को मैं 24/60 लिख सकता हूँ क्या, यानी कि 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 लिख दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा भाई, 5 से सब में गुणा कर दूंगा यहाँ पर भी, नहीं 5 से 10 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ पर, 10 से गुणा करूँगा तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 10 से गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से भी 10 से गुणा करूँगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। इतना भी तो कर सकता हूँ,
इतना भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर। मुझे क्या चाहिए, मुझे धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति, यानी कि नाव की गति चाहिए, बी का मान चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें किसी एक को बराबर कर लूँगा, किसी एक को बराबर कर लूँगा। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 16 की और 6 में, 16 6 48 होते हैं भाई, यानी कि इनका एलसीएम 48 होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 3 से गुणा कर दूँगा, इस वाले को 3 से गुणा करूँगा और इसको करूँगा 8 से, ठीक है। यहाँ पर गुणा करूँगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 तिन 9 और 1 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 8 से करूँगा 15 अट्ठे 120 आ जाएगा यहाँ पर। ये 30 आ जाएगा और ये 8 चौक 32 आ जाएगा यहाँ पर। ये 30 आ जाएगा और यहाँ पर ये 32 आ जाएगा। इनमें कितना डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है 12 का, इनमें डिफरेंस 12 का, इनमें कितना डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है 8 का यहाँ पर। यहाँ पर ये 30 है, ये 32 है, ये 2 का डिफरेंस है यहाँ पर। मुझे लगा कि ऊपर 40 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 से इसको काटूंगा 6 बार जाएगा, तो यानी कि डीएस का मान मेरे पास 6 आ गया, यानी कि धारा की दिशा में चाल 6 आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये 6 6 छंग 36, 6 बार आ जाएगा यहाँ पर, 6 छंग 36 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 ही आ जाएगा। डीएस का मान 6, यूएस का मान 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर नाव की गति कितनी हो जाएगी, दोनों के योग का आधा, यानी कि 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि नीचे दिए गए आंक में, यानी कि इसमें मुझे माध्य निकालना है। माध्य क्या होगा, माध्य निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका मिड मिड वैल्यू निकालूंगा। यहाँ मिड वैल्यू कितनी है, 0 1 है यहाँ पर, मिड वैल्यू इसकी 1 है यहाँ पर, इसकी 3 है, इसकी 4 5 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी, इसकी 9 हो जाएगी, इसकी 11 हो जाएगी। मिड वैल्यू यानी कि ये इसका मान x रख लूँगा और इसको मैं f मान लूँगा, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर fx का मान निकालेंगे भाई, आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ता हूँ, 3 4 7 8 9 10, यानी कि 10 यहाँ पर आ गया। इसको जोड़ता हूँ मैं यहाँ पर, 12 3 15 5 20 और 7 27 और 9 27 और 9 आ जाएगा यहाँ पर 36। ये 36 आ जाएगा, तो इसका औसत आ जाएगा, औसत नंबर ठीक हो जाएगा, यानी कि 10 के 36 में भाग करूँगा तो 3.6 आएगा। यही माध्य है इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, दिए गए डेटा के परास, माध्यिक और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो भाई परास क्या होता है, परास होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है उसका डिफरेंस। तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 5 दिख रही है और सबसे छोटी संख्या 1 दिख रही है, तो परास का मान तो आ जाएगा यहाँ पर 4। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार दिखाई देती है। यहाँ पर 1 2 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका बहुलक क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 बार तो 1 है, 1 2 3 4 4 बार 1 है यहाँ पर। इसके अलावा यानी कि 1 और 3 तो यहाँ पर 4 4 बार है, और कोई है ऐसा है, 2 को देखता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर सबसे 2 जो है 5 बार है, तो इसका मतलब बहुलक हो जाएगा यहाँ पर 2। अब मुझे चाहिए माध्यिका। माध्यिका के लिए मैं क्या करूँ, माध्यिका के लिए सबसे पहले मुझे इनको आरोही क्रम में रखना पड़ेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है सबसे पहले। आरोही क्रम में रखूँगा इसको मैं, तो मैं सबसे पहले 1 कितनी बार है, 4 बार है, तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 1 1 1 1 4 बार आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 है 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 3 भी मेरे पास 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास 4 कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 3 बार है यहाँ पर, 4 3 बार है यहाँ पर। इसके अलावा 5 1 2 2 बार 5 है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको मैंने आरोही क्रम में रख दिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार संख्याएं गिननी पड़ती है ताकि कोई छूटे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि संख्याएं सही हैं। अब ये सम है यहाँ पर, ठीक है। इनका ये जो संख्या है वो सम है। सम के लिए देखो, विषम के लिए तो आसान रहता है, बीच वाली में एक जोड़ो घटा दो। सम वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सम वाले के लिए क्या करेंगे, जैसे ये सम है यहाँ पर 18, इसको मैं 2 से भाग करूंगा, 9 आ जाएगा। एक अगली वाली, एक तो 9वां पद और एक 10वां पद, ये ले लेंगे बस। इसमें 9वां पद और 10वां पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 4 और 5, 4 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 5 यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें नहीं देखना, ठीक है। ये मुझे इसमें नहीं देखना, ये मैंने गलत देखना है, क्योंकि मैंने ये आरोही क्रम में जो लगाया है इसमें देखना है। यहाँ पर आरोही क्रम में देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां 8 9 और 10वां लेना है, ठीक है भाई। इतना कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि 9वां और 10वां पद लेना है मुझे।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 2 और 3, 2 और 3 का माध्य क्या होगा? ढाई हो जाएगा। ढाई हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मुझे किसका माध्य चाहिए? ढाई का, 2 का, 4 का, यानी कि 8.5 8.5 बटे 3 करूँगा या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 5 से काटूँगा 17 आ जाएगा यहाँ पर, 5 छक 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ऑप्शन कोई सा दिखाई दे नहीं रहा। इसका मतलब सवाल में कुछ गड़बड़ है या हमने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, सवाल तो ऐसे सही होना चाहिए था इस हिसाब से। चलो मैं सवाल को देख लूँगा, हो सकता है सवाल में कुछ इसमें कोई संख्या छूट रही हो, क्योंकि इस हिसाब से तो मैंने जिस हिसाब से किया है सही किया है ये। ठीक है, मैंने एक बार चेक भी कर लिया है ये। ठीक है, आप देख कर के बताइए, आप कमेंट करिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या सवाल में कुछ गलती है क्या? अगला सवाल ये है यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक के छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि सैकड़े में दर्शाया गया है, 0-0 का मतलब होता है। तो वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की औसत संख्या कितनी है? 2002 से लेकर 2000 से 2002 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर कितनी थी? 10 थी, और यहाँ पर कितनी है भाई? 14। ठीक है, तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे? 24। 24 का आधा 12 हो जाएगा, और सैकड़े में तो 1200 हो जाएगा। इसका तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।